नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसमें दिल्ली शहर की एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही थीं। उनके पीछे किसका हाथ था, जानेंगे आज की कहानी सफेद नकाब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो उससे पहले आप हमारी चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी नई नई कहानी आप ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। शाम के 7:30 थे। दिल्ली में हल्की ठंडक के बीच माया शर्मा अपनी छोटी बहन अनायका के कॉलेज से घर लौटने का इंतजार कर रही थी। अनायका हमेशा शाम 6 बजे तक लौट आती थी, लेकिन आज वो 1 घंटे से ज्यादा लेट थी। माया ने उसे कॉल किया, पर फोन स्विच ऑफ था। माया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपने ऑफिस के तनाव से उबरने की कोशिश कर रही थी। वो खुद एक बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। काम का प्रेशर इतना था कि वो अनायका से ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। रात के 9 बज गए। जब अनायका का कोई पता नहीं चला तो माया ने सीधे कॉलेज में कॉल किया। पता चला कि अनायका ने शाम 5:30 पर ही कॉलेज छोड़ दिया था। घबराहट बढ़ गई। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। डेस्क के पीछे बैठे इंस्पेक्टर रघुवीर चौहान ने शिकायत दर्ज की, लेकिन इसे नॉर्मल केस बताकर टालने की कोशिश की। मैडम, लड़कियां कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ मस्ती करने चली जाती हैं। हो सकता है घर देर से लौटेगी, उसने कहा। माया ने समझाने की कोशिश की कि अनायका ऐसी नहीं है, मगर पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ आयुष मिश्रा नाम का एक युवा और जुनूनी पत्रकार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टोरी ब्रेक करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे हाल ही में पता चला था कि दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों से 6 महीनों में 5 लड़कियां गायब हो चुकी थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उसने अपने रिपोर्टिंग एडिटर को समझाते हुए कहा, हर लड़की के लापता होने के दिन सफेद नकाब पहने एक आदमी को आसपास देखा गया है। यह महज इत्तेफाकन नहीं हो सकता। लेकिन उसके एडिटर ने कहा, हमें और ठोस सबूत चाहिए, वरना पुलिस इसे हल्के में ले लेगी। अनायका के लापता होने के तीसरे दिन माया की मुलाकात आयुष से हुई। माया सोशल मीडिया पर लापता बहन की कहानी पोस्ट कर चुकी थी और यह पोस्ट वायरल हो गया था। आयुष ने माया से संपर्क किया और उसे अपनी जांच में सहयोग करने की पेशकश की। पुलिस से मदद मांगते मांगते थक चुकी हूं। अगर आप सच में कुछ कर सकते हैं तो मुझे मदद चाहिए, माया ने कहा। आयुष ने अपनी जांच का पहला कदम उठाया। उसने माया से पूछा, क्या अनायका का किसी पर शक करना या डरना महसूस हुआ था? क्या उसने कभी कोई अजीब घटना के बारे में बताया? माया ने याद करते हुए बताया, पिछले महीने अनायका ने कहा था कि कॉलेज के बाहर एक आदमी बार बार उसे घूरता रहता है। वो सफेद नकाब पहनता है और किसी को ठीक से दिखता नहीं। हम लोगों ने इसे हल्के में ले लिया था। यह एक अहम सुराग था। आयुष ने अनायका के कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश की, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा थी, पुलिस का दबाव। जब उन्होंने ये फुटेज मांगने की कोशिश की तो स्थानीय पुलिस ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। लेकिन माया ने अपनी आईटी विशेषज्ञता का फायदा उठाते हुए कॉलेज के एक स्टाफ से मिली और उसके माध्यम से सीवीसी फीड का एक्सेस ले लिया। फुटेज में एक सफेद नकाब पहने व्यक्ति को देखा गया जो अनायका के पीछे चल रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। सीसीटीवी फुटेज में सफेद नकाब पहने व्यक्ति का पता चलने के बाद माया और आयुष को शक पुख्ता हो गया था कि अनायका का गायब होना सामान्य घटना नहीं है। यह कोई सुनियोजित अपराध था। लेकिन असली चुनौती थी कि इस सफेद नकाब वाले व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए। आयुष ने माया से पूछा, क्या अनायका ने कभी अपनी दिनचर्या में बदलाव किया था, जैसे किसी नए दोस्त से मिलना या किसी खास जगह जाना? माया ने तुरंत याद किया, हाँ, वो पिछले 1 महीने से अक्सर हरियाली कैफे में जाने लगी थी। उसने कहा था कि कैफे में पढ़ाई का माहौल अच्छा है। आयुष ने कैफे की ओर जाने का फैसला किया। आयुष और माया हरियाली कैफे पहुंचे। वहां कुछ समय बैठकर निरीक्षण किया। कैफे शांत था, लेकिन कई लोग अपने अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तभी माया ने कैफे के कोने में बैठे एक आदमी को देखा जिसने सफेद नकाब जैसा दिखने वाला मास्क लगाया हुआ था। वो वही हो सकता है, माया ने धीरे से कहा।
आयुष ने तुरंत उसे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वह व्यक्ति उठकर कैफे से बाहर जाने लगा। आयुष ने उसे फॉलो करने का फैसला किया। माया दूर से उनका पीछा करने लगी। जैसे ही वह आदमी एक सुनसान गली में पहुंचा, उसने अचानक पीछे मुड़कर आयुष को पकड़ा और उसके चेहरे पर गन तान दी। क्यों पीछा कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। आयुष ने घबराते हुए कहा, मैं एक पत्रकार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और इन लड़कियों का क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे सवाल पूछने का वक्त खत्म हो चुका है। उसी समय माया ने साहस जुटाकर पीछे से उस व्यक्ति पर एक पत्थर फेंका, जिससे उसका ध्यान भटक गया। आयुष ने यह मौका पाकर उसकी गन छीन ली, लेकिन तभी वह आदमी अचानक भाग खड़ा हुआ। आयुष और माया ने देखा कि गली में भागने के दौरान वह आदमी अपना एक छोटा डिब्बा छोड़ गया था। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें कुछ डिजिटल चिप्स और एक पेन ड्राइव मिली। माया ने तुरंत कहा, यह चिप्स किसी हाईटेक डिवाइस के हो सकते हैं। हमें इस पेन ड्राइव का डाटा निकालना होगा। जब माया ने अपने लैपटॉप से पेन ड्राइव का डेटा खोला तो उसके अंदर गायब हुई लड़कियों की तस्वीरें, लोकेशन और एक फाइल में सफेद नकाब का लोगो था। आयुष ने कहा, यह इंसान अकेला काम नहीं कर रहा, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है और यह सब पूरी तरह सोची समझी योजना है। लेकिन उसी समय दरवाजे पर पुलिस आई और गुस्से में कहा, तुम लोगों ने हमारे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे की? यह सब हम संभालेंगे, पेन ड्राइव हमें दो। माया और आयुष को समझ में आ गया कि पुलिस का एक हिस्सा इस षड्यंत्र में शामिल है। पुलिस के जाने के बाद माया और आयुष समझ चुके थे कि वे एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। पेन ड्राइव में मिले डाटा ने साफ कर दिया था कि सफेद नकाब का नेटवर्क गहराई तक फैला हुआ है। गायब हुई लड़कियों की तस्वीरों के साथ साथ फाइल में कुछ अजीब लोकेशंस और एक संदिग्ध कोड लिखा था। माया ने कहा, यह कोड जीपीएस लोकेशन जैसा लगता है, हमें इसे डिक्रिप्ट करना होगा। माया ने अपनी आईटी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कोड को डिक्रिप्ट किया। यह दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम का लोकेशन निकला। आयुष ने फैसला किया, हमें इस जगह को देखना होगा, लेकिन चुपचाप। यह हमारा आखिरी मौका हो सकता है सफेद नकाब की असलियत जानने का। रात के करीब 2 बजे थे। माया और आयुष ने काले कपड़े पहन लिए ताकि वे किसी को नजर ना आए। उन्होंने एक पुरानी गाड़ी किराए पर ली और लोकेशन की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे गोदाम के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोदाम के बाहर सिक्योरिटी तैनात थी। सफेद नकाब पहने कुछ लोग सामान अंदर बाहर कर रहे थे। आयुष ने दूरबीन से देखा और कहा, ये लोग मानव तस्करी का अड्डा चला रहे हैं। ये लड़कियों को यहां कैद करते हैं और उन्हें तस्करी के लिए बाहर भेज देते हैं। माया गुस्से में बोली, और अनायका भी इन्हीं में से एक होगी। हमें अंदर जाना होगा। गोदाम के पीछे एक टूटी हुई खिड़की मिली, जिससे दोनों अंदर घुस गए। वहां अंधेरे में उन्होंने कई केबिन्स देखे। हर केबिन में एक लड़की कैद थी। उनके चेहरों पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फुसफुसाई, यहां जरूर अनायका भी होगी। आयुष ने धीरे से कहा, पहले यह देखना होगा कि यह रैकेट कौन चला रहा है। वे गोदाम के सबसे बड़े रूम की ओर बढ़े। वहां एक स्क्रीन पर कुछ लाइव वीडियो फुटेज चल रहे थे। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह सफेद नकाब था। सफेद नकाब के पीछे छिपे व्यक्ति का चेहरा अचानक कैमरे में स्पष्ट हो गया। यह एक बड़ी कंपनी का मालिक रणवीर ओबेरॉय था, जो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। माया और आयुष स्तब्ध रह गए। रणवीर वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, इस बार का शिपमेंट समय पर पहुंचना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और याद रखो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। आयुष ने फुसफुसाते हुए माया से कहा, हमारे पास यह सब रिकॉर्ड करने का मौका है। अगर हमने यह सबूत बाहर पहुंचा दिया तो उनकी साजिश सबके सामने आ जाएगी। माया ने अपने फोन से उस बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी गलती से एक बॉक्स गिर गया, जिससे तेज आवाज हुई। रणवीर के गुंडों को शक हो गया। यहां कोई है। उन्होंने अलार्म बजा दिया। माया और आयुष छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया।
माया के सामने सफेद नकाब खुद खड़ा था। उसने अपनी नकाब उतारते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे लोग जो सच्चाई ढूंढने निकलते हैं ज्यादा दूर नहीं जा पाते। तुम्हारे जैसा कईयों का खून मेरे इन हाथों पर लगा है और तुम भी इनकी लिस्ट में जुड़ जाओगे। माया ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि सच छुप जाएगा? मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारा राज उजागर होकर रहेगा। रणवीर मुस्कुराया और कहा, यह सबूत तब तक बेकार है जब तक तुम जिंदा हो। क्या माया और आयुष इस घातक साजिश से बच पाएंगे? क्या वे सफेद नकाब के साम्राज्य को खत्म करने में कामयाब होंगे? आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारी चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।